नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। गूगल ने मोनोपोली के लिए किया कानून का उल्लंघन, यूएसए के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया फैसला, कंपनी ने नकारा आरोपों को। बांग्लादेश में होगा बड़ा उलटफेर, जेल से बाहर आएंगी खालिदा जिया, स्टूडेंट यूनियन कर रही है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की मांग। और नाइजीरिया में भी सड़कों पर लोग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है विरोध की वजह, फ्यूल सब्सिडी हटाने से बढ़ी है महंगाई। आइए खबरों की शुरुआत करें। एक शब्द है सर्च इंजन। आपसे पूछा जाए कि सर्च इंजन का एग्जाम्पल बताइए तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपका पहला जवाब होगा गूगल। ऐसा नहीं है कि दुनिया में और सर्च इंजन नहीं है, लेकिन हम सबके दिमाग में सर्च इंजन का नाम सुनते ही गूगल तैरता है। हमारे फोन्स में डिफॉल्ट सर्च इंजन के तौर पर गूगल है। यह सब इसलिए नहीं कि गूगल सर्च इंजन सबसे बेहतरीन सेवाएं देता है, बल्कि इसके लिए गूगल ने मोटी रकम खर्च की है। गूगल ने सर्च इंजन के तौर पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए गैर कानूनी तरीके से काम किया। ऐसा फैसला हाल ही में यूएसए के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया है। 277 पन्नों वाला यह फैसला कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता ने दिया है। देखिए, गूगल एक अमेरिकी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। यूएसए में ही स्थित अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है। गूगल तकनीक के दुनिया के कई उत्पादों में काम करती है, जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि। हर कंपनी की तरह गूगल ने भी अपने उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए काम किया, लेकिन गूगल ने इसके लिए कुछ अमेरिकी कानून के मुताबिक इलीगल तरीके भी आजमाए। जैसे कि गूगल ने अकेले 2021 में $26.3 बिलियन सिर्फ इस बात के लिए खर्च किए हैं कि फोन बनाने वाली कंपनीज उसके सर्च इंजन को फोन्स में डिफॉल्ट सर्च इंजन के तौर पर रखें। डिफॉल्ट सर्च इंजन से मतलब है कि आप अपने फोन या कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में कई सर्च इंजन रख सकते हैं, जैसे डक, गो, याहू, बिंग या कोई अन्य सर्च इंजन। ऐसे में जो सर्च इंजन आपके बिना कुछ किए पहले से आपके फोन में मौजूद है, उसे डिफॉल्ट सर्च इंजन कहते हैं। कई बार आप फोन से इस सर्च इंजन को डिलीट भी नहीं कर सकते। देखिए, ये कुछ ऐसा है कि आप एक बिस्किट बनाने की कंपनी चलाते हैं। आपने मार्केटिंग के नाम पर अपनी कॉलोनी के सारे जनरल स्टोर को केवल अपने बिस्किट रखने के लिए पैसे दिए। मतलब ये कि वे अपनी शॉप पर केवल आपकी कंपनी के बनाए हुए बिस्किट रखेंगे। अब आपकी कॉलोनी के लोग चाहें तो भी किसी दूसरी कंपनी के बिस्किट्स नहीं खरीद सकते। इस तरह आपने अपनी कॉलोनी में अपनी कंपनी की मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ली। इसे फेयर कंपटीशन नहीं माना जाता। एक फेयर कंपटीशन तब होता है जब आपके बिस्किट्स के अलावा अन्य कंपनीज के बिस्किट भी खरीदने का विकल्प लोगों के पास हो, लेकिन फिर भी लोग क्वालिटी के चलते आपकी कंपनी के बिस्किट्स खरीदते। हालांकि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। कल न्यूज एट 9 में मैंने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए बड़े उठापटक की बात की थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर सेफ प्लेस के लिए भारत आ गई हैं। कल इस खबर में मैंने बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया का जिक्र किया था। अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक बांग्लादेश की जेल में बंद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया को रिहा किया जाएगा। गौरतलब है कि खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। इसी के साथ हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को भी रिहा किया जाएगा। इसके अलावा आर्मी के चीफ वकार उज जमान ने अंतरिम सरकार के गठन की बात की है। बांग्लादेशी स्टूडेंट यूनियन के लोग नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की बात कह रहे हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में जन्मे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और बैंकर हैं। उन्होंने 1983 में एक ग्रामीण बैंक का गठन किया था। ये बैंक रुपए 2000 तक के छोटे लोन्स तक मुहैया कराता है। इस बैंक ने बांग्लादेश में कई लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्हें बैंकर टू द पुअर निकनेम भी दिया गया है। माइक्रो फाइनेंस और आर्थिक सशक्तिकरण में बेहतरीन काम के चलते उन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इस साल जनवरी में उन्हें लेबर लॉज के उल्लंघन के चलते 6 महीने की जेल हुई। हालांकि वे जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक तौर पर मोटिवेटेड बताया था। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में ऑल पार्टी मीटिंग को संबोधित किया। साथ ही बांग्लादेश के मौजूदा हालातों पर भारत की नजर की बात कही। बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों के लिए सपोर्ट को भी उन्होंने दोहराया है। अगर आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के अर्जुन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो सुना होगा आपने। नहीं सुना तो मैं बताता हूं। अर्जुन P2I बैच में आपको
1000+ घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, CSET क्लासेस, ये सब तो मिलेंगी ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलेगी प्रीलिम्स पास करने का 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, ये बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मेल कर दीजिए। हाल ही में स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 नाम की रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट को डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा तैयार किया गया है। डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, संबोधि रिसर्च और ग्लोबल डेवलपमेंट इंक्यूबेटर की एक पहल है। रिपोर्ट में 21 राज्यों के 5169 अपॉर्चुनिटी यूथ्स को सर्वे किया गया है। अपॉर्चुनिटी यूथ से मतलब है ऐसे युवाओं से जो या तो रोजगार में हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं, और ये युवा ग्रामीण भारत में 70% की हिस्सेदारी रखते हैं। अंडर एम्प्लॉयड से मतलब है कि वे युवा लो स्किल्ड और लो सैलरीड जॉब में हैं। रिपोर्ट की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में 70 से 85% युवा जो रोजगार में हैं, वे अपनी जॉब बदलने की इच्छा रखते हैं। वे मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या फिर ट्रेडिंग जैसा कोई खुद का काम करने की इच्छा रखते हैं। वहीं 60 से 70% ग्रामीण युवा, इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, ये नौकरी के लिए गांव से बाहर नहीं जाना चाहते। रिपोर्ट बताती है कि परंपरागत तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और स्वरोजगार में श्रम बल की बड़ी भागीदारी देखी जाती थी, लेकिन नई पीढ़ी इन दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार हासिल करने की इच्छा नहीं रखती। रिपोर्ट ने बताया कि कृषि की तरफ तो युवाओं का आकर्षण लगभग खत्म होते जा रहा है। वजह है कृषि की कम होती उत्पादकता। रिपोर्ट में कृषि को आकर्षक बनाने के लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उच्च गुणवत्ता और कृषि के लिए इनपुट्स मुहैया कराने में मदद करने की जरूरत। आपको बता दें कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति काम की तलाश में हो लेकिन फिर भी काम न हासिल कर सके। बेरोजगारी की सही स्थिति का आकलन करने के लिए बेरोजगारी की दर का आंकड़ा निकाला जाता है। इसके लिए बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल में लगे लोगों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। इसमें खुली बेरोजगारी, चक्रीय, घर्षण, संरचनात्मक और संस्थागत बेरोजगारी शामिल है। बांग्लादेश के अलावा अफ्रीकी देश नाइजीरिया भी इस समय भारी विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू ने प्रदर्शनकारियों से हिंसक विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की अपील की है। साथ ही साफ किया है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। देखिए, बोला तिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति 2023 में ही बने हैं। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कई तरह के आर्थिक सुधार किए, जिनमें से प्रमुख हैं फ्यूल सब्सिडी को खत्म करना। इसके चलते नाइजीरिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई और लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। आपको बता दें कि नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। 2050 तक इसकी जनसंख्या 400 मिलियन होने की उम्मीद है। तब यह देश दुनिया में जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। वर्तमान में नाइजीरिया जनसंख्या के मामले में 7वें स्थान पर है। नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। यह दक्षिण में बाइट ऑफ बेनिन और बाइट ऑफ बोनी से घिरा हुआ है। ये दोनों गल्फ ऑफ गिनी का हिस्सा हैं। नाइजीरिया अपनी सीमा चाड, कैमरून, नाइजर और बेनिन से साझा करता है। बेनुए और नाइजर नाइजीरिया के दो प्रमुख नदियां हैं। चाड झील नाइजीरिया और चाड के बीच सीमा बनाती है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। वहीं लागोस प्राइमरी पोर्ट है। ऑयल रिजर्व के मामले में नाइजीरिया दुनिया में 10वें स्थान पर है। यह देश पेट्रोलियम उत्पादक देशों के समूह ओपेक का भी हिस्सा है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है वैश्वीकरण, जिसका सीधा मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से इंटीग्रेट करना या फिर एकीकृत करना। लेकिन वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ये केवल आर्थिक पक्ष तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, इन सभी आयामों पर होता है। चलिए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारत पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन 6 से 8 अगस्त के बीच नई दिल्ली में किया जाएगा। इसे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्देश्य बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिम्स्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता है। इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के नाम आते हैं। भारतीय सेना के मद्रास इंजीनियर ग्रुप ने मुंडकई गांव तक पहुंचने के लिए 190 फुट लंबा
बेली ब्रिज बनाया। यह क्षेत्र केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन के कारण प्रभावित हुआ था। यह ब्रिज भारी मशीनरी और एम्बुलेंस की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण होगा और इसकी भार वहन क्षमता लगभग 24 टन है। बेली ब्रिज एक प्रकार का मॉड्यूलर ब्रिज है जिसमें पहले से तैयार किए गए कंपोनेंट्स होते हैं जिसे न्यूनतम निर्माण कार्य के साथ शीघ्र असेंबल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित बेली ब्रिज को अंग्रेज सिविल इंजीनियर डोनाल्ड कोलमैन बेली ने विकसित किया था। भारतीय सशस्त्र बलों को बेली ब्रिज ब्रिटिश विरासत से मिले थे और भारत ने ऐसे ब्रिज का इस्तेमाल 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध में किया था। भारत में पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन शुरू हुआ। यह अमेरिका के नेतृत्व वाले रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है। इस अभ्यास में लगभग 30 देश हिस्सा लेंगे और 30 में से 10 देश अपने फाइटर जेट्स के साथ अभ्यास में शामिल होंगे। इस अभ्यास का मकसद भारत की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करना और भाग लेने वाली सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तरंग शक्ति अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसका पहला चरण आज से दक्षिणी भारत में और दूसरा अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य तक भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित होगा। भारत की ओर से राफेल, सुखोई 30, MKI, मिराज 2000 और MiG-29 इस अभ्यास में शामिल होंगे। भारी बारिश और बाढ़ ने हाल ही में भारत के कई हिस्सों को प्रभावित किया। वर्तमान में बढ़ती इन घटनाओं का कारण वायुमंडलीय नदियों को माना जा रहा है। वायुमंडलीय नदियां वायुमंडल में जलवाष्प की लंबी संकरी पट्टियां हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नमी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाती हैं। आसमान में बहने वाली ये नदियां हजारों किलोमीटर लंबी और सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी हो सकती हैं, जो बड़ी मात्रा में जलवाष्प को अपने साथ ले जाती हैं और वे जब इस जलवाष्प को भारी बारिश या हिमपात के रूप में छोड़ती हैं तो इससे अक्सर बाढ़ और मौसम से जुड़ी व्यापक घटना देखने को मिलती है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 35 सालों में देश में आई सभी प्रमुख बाढ़ों में से 70% बाढ़ का कारण वायुमंडलीय नदियां थी। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मैवालिली ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया। यह फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्हें यह सम्मान फिजी की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दिया गया। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर हैं जिसका उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। अगर फिजी की बात करें तो फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। फिजी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित है और पूरी तरह से प्रशांत महासागर से घिरा है। यह 320 से अधिक द्वीपों और 500 टापुओं का एक द्वीप समूह है जिसकी सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मैवालिली ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन भारत में किया जा रहा है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औटार्की को प्रायः आर्थिक आत्मनिर्भरता समझा जाता है। वर्तमान में औटार्की देशों के बीच एक प्रचलित अवधारणा है। सही कथनों का चुनाव करना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प ए। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 18 से 45 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए समर्पित एक जोखिम मुक्त योजना है। योजना न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा करने का विकल्प प्रदान करती है। सही कथनों का चुनाव करना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी, न तो एक नहीं दो। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए। अगर आप PDF चाहते हैं इसकी डेली बेसिस पर, तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। नमस्कार।